Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की और सोशल साइंस में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और हम सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि ये जो वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। और इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक बचे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, और अगर आप इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले की वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं तो कहूँगा कि आप शुरुआत से वीडियो को देखें ताकि आपको चैप्टर में हर एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी समझ में आ जाए। तो द organized sector offers jobs that are most sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. तो जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि वहाँ पे जॉब तो सिक्योर होती है, और जॉब सिक्योर होने के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं एम्प्लॉय को। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये करती तो बहुत अच्छा काम है और सारे रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो भी करती है, लेकिन ये जो सेक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में जो वर्कर है उसकी किसी भी तरह से ना उसको कोई बेनिफिट मिलता है, ना ही उसका फिक्स्ड वर्किंग आवर है, और ना ही जो है उसको किसी भी तरह की सिक्योरिटी मिलती है। तो हम ये टॉपिक जो है ये कहता है कि हम किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काम करने वाले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको जो है किस तरीके से उनको जो है हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. तो जो बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर काम है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में हमें मिल जाते हैं। दे अडॉप्ट सम सच स्ट्रेटेजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबर्स। कहने का मतलब है कि वो लोग कहने को तो अपने आप को कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में आते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को किसी तरह का बेनिफिट नहीं देते हैं और ना ही अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। और तो कहते तो हैं हम ऑर्गेनाइज के अंदर में, लेकिन वो किसके क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टैक्सेस से बच पाएँ, और जो कानून है अगर वो फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। नुकसान का मतलब उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है लेबर्स को, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारा पैसा वो बचा लेते हैं अपने लिए, और इस तरीके से वो अपना बेनिफिट देखते हुए इन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector job which pay a very low salary. और इस वजह से जब ऑर्गेनाइज सेक्टर भी ऐसा काम करने लग जाए कि वो है ऑर्गेनाइज लेकिन फॉलो अनऑर्गेनाइज जो है सेक्टर के रूल्स को फॉलो करता है या उनकी तरह काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें काम करना है, उन्हें नौकरी चाहिए, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे उनको कम सैलरी मिलती है लेकिन फिर भी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। और ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काम करते हैं उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी कि जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती हैं, बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है और बहुत बार उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन है, उनका मेंटल हरासमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद उनको पैसा भी बहुत कम मिलता है। Their earning are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefit. तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरीके से क्या है, वर्कर्स के अगेंस्ट है। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earning. Hence, beside the needs for more work,
there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. 1990s के आसपास ये देखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ रहे थे, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरफ तो कहता था कि हम वर्कर्स की प्रोटेक्शन करते हैं और अच्छा पैसा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही काम कर रहे थे। वो दिखा तो रहे थे कि हम सब कुछ फॉलो करते हैं और अपने वर्कर्स का प्रोटेक्शन करते हैं, उनको ये देते हैं बेनिफिट, वो देते हैं बेनिफिट, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और इस वजह से जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और इसीलिए ज़रूरत थी कि ऐसे जो लोग हैं जो फोर्सफुली जो है उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं जो लोग, तो उनकी प्रोटेक्शन कैसी करी जाए, क्योंकि ना वहाँ पे किसी भी तरह का रेगुलर पैसा है, ना अच्छी इनकम है, और ना ही जो है वहाँ पे किसी भी तरह का सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब है उनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे में कैसे उन लोगों को बचाया जा सकता है? हु आर दीज वनरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, और कौन से ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जिन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशियंस सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर एंड गोल्ड स्मिथ। तो अभी यहाँ पे किसकी बात चल रही है? हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। और एग्रीकल्चर में कौन से लोग जो हैं ज़्यादा परेशान हैं ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की वजह से? वो लोग हैं पहले लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी ऐसे लेबर्स जो डेली काम करना चाहते हैं या डेली काम ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की किसी भी तरह की एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, इसलिए उनको लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर कहा गया है। और वो दूसरों के लैंड पे जाके काम करते हैं, या दूसरे जो किसी भी तरह का काम उनको मिल जाता है डेली बेसिस पे, सामान उठाने का या कहीं पे काटने का, जो हार्वेस्टिंग करने का, तो इस तरीके से कहीं पे भी जाके वो काम को करते हैं। जब काम मिलता है तो पैसे मिलते हैं, नहीं मिलता तो नहीं मिलते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से कम लैंड होती है, या फिर ऐसे फार्मर जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, यानी जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम लैंड होती है और उस लैंड के ऊपर वो अपना घर बनाएं या उसमें खेती करें या उसमें कैसे चीज़ें करें वो उनको समझ में नहीं आता है, और फैमिली होती है बड़ी, तो ऐसे लोग जो है मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं। और शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशियंस, और ऐसे लोग जो आर्टिशन वाला वर्क करते हैं, यानी उनके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं और उन स्किल का यूज़ कर कर वो अपने जो अर्निंग है उसे करते हैं। जैसे वीवर्स यानी बुनकर, जो हाथों से चीज़ों को बुनते हैं, चटाई बनाने का काम हो गया, गद्दे बनाने का काम हो गया, ये वीवर्स में आते हैं। ब्लैक स्मिथ जो लोहे के सामान वगैरह चीज़ें बनाते हैं, कारपेंटर हम जानते हैं, गोल्ड स्मिथ जो सुनार वगैरह होते हैं, ये सभी लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में कोई फेस कर रहा है तो वो ये लोग हैं। इनकी अर्निंग भी अच्छी नहीं है और ये पूरी तरीके से जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर अगर अपना खुद का काम करते हैं तो डेली काम नहीं मिलता है, तो इस वजह से इनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। और हमारे इंडिया के अंदर में जो 80% जो गाँव के घर हैं, गाँव में लोग रहते हैं, उनमें से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर 80% हैं, यानी 20% फार्मर ही ऐसे हैं जो अपना काम जो है करते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural input credits, storage facilities and marketing outlets। तो जो ऐसे फार्मर है, जो 80% फार्मर है जो किसी भी तरीके से अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको अच्छे सीड प्रोवाइड कर कर और एग्रीकल्चर इनपुट उनको प्रोवाइड कर कर, क्रेडिट मतलब उधार देकर, गोडाउन में उनके लिए जगह पक्की कर कर, या उनको सामान बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अगर देनी हो, या फिर उनको मार्केटिंग, उनका सामान जो है मार्केट में जाके ले जाने से बेचने तक का जो काम है, वो काम अगर ऐसा हो जाता तो शायद जो 80% जो लोग हैं जो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड हैं और उनको पैसा नहीं मिल रहा उनका, तो हो सकता है इस तरीके से उनकी मदद हो जाती। इन द अर्बन एरिया, अब हम अर्बन एरिया की बात करें, अभी तक हमने रूरल एरिया की बात करी, एग्रीकल्चर एरिया की बात करी, अब हम बात करते हैं अर्बन एरिया जो सिटी में लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स,
हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों में आते हैं सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो छोटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत कम प्रोडक्शन होती है और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत ही जैसे हमने गुड़ वाली जो फैक्ट्री देखी थी अभी, मान लेते हैं कि जो हरियाणा में जो गुड़ बनाने वाले लोग हैं, ये जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, गाँव के कुछ लोग को और भी लेते हैं। तो यहाँ पे एक दिन में कितना गुड़ बनता होगा, और अगर जितने टाइम तक वहाँ काम कर रहे हैं उसका कितना पैसा वो देगा जो गुड़ बनाने वाला है। तो इस तरीके से वो भी इसके अंदर में आते हैं। कैजुअल वर्कर, डेली काम ढूंढने वाले लोग जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं, यानी जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले लोग होते हैं, ईंटा उठाने वाले लोग होते हैं, ये लोग जो है डेली काम ढूंढते हैं। जो भी काम इनको मिल जाता है, किसी भी तरह का काम मिल जाता है, वो काम वो कर लेते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो कोई पैसा नहीं कमाते हैं। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग, यानी जो गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी उनको गाड़ियाँ चलाने को सामान नहीं मिलता है तो गाड़ी खड़ी रहती है, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो इस तरह से वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। और ऐसे लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि गलियों में घूम घूम के सामान बेचने वाले लोग, हेड लोड वर्कर, सामान उठाने वाले लोग, जैसे कुली हो गया, या फिर कोई सामान यहाँ से वहाँ उठा के ले जा रहा वो हो गया, गारमेंट मेकर हो गए, यानी कि कपड़े बनाने वाले लोग हो गए, रैक पिकर्स हो गए, जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो इन लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उनको रॉ मटेरियल सही तरीके से प्रोवाइड करा दे और जो चीज़ें वो बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग करवा दे, यानी कि मार्केट में जाकर उसे किस तरह से बेचना है, किस तरह से गवर्नमेंट अपना सपोर्ट करे, उनके लिए ऐड करे और उनको उनके सामान को बिकवा दे, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इन लोग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और फिर ये लोग और अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रख सकते हैं अपने यहाँ पे काम करने के लिए। कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और जो कैजुअल वर्कर हैं, खासकर जो रोज काम ढूंढने वाले लोग हैं, चाहे वो रूरल एरिया में रहते हो चाहे अर्बन एरिया में रहते हो, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में यही लोग हैं। We also find that majority of workers from scheduled caste, tribe and backward communities find themselves in the unorganized sector। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ये सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखे गए हैं। Beside getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination। एक तो इनके पास काम नहीं है, काम ढूंढने से भी इनको काम नहीं मिल रहा है, और मिलता भी है तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, और कई बार इनको इनके पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ तो फेस कर ही रहे हैं, साथ साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे हैं, यानी सोसाइटी के अंदर में भेदभाव भी फेस कर रहे हैं। तो इन लोग को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज द नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसीलिए अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की प्रोटेक्शन नहीं करी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोचा है कि हमारी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगी अगर हमने इनके प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामान किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह से अपनी दुकान लगा रहे हैं, कई बार सामान बिकता है, कई बार सामान नहीं बिकता है। इस पिक्चर के अंदर में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक इसका, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब हम बात करते हैं जो हमारे सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जब वो ओनरशिप के बेस पे डिवीज़न होता है उसका। ओनरशिप का मतलब है कंट्रोल, यानी जब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कंट्रोल करें, सेकेंडरी के ऊपर कंट्रोल की बात करें, या टर्शरी के ऊपर कंट्रोल की बात करें, तो वो फिर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का मतलब उसके ऊपर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और प्राइवेट का मतलब उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उसमें कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। तो बात करते हैं इसकी। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services। यानी कौन लोग उसको रेगुलेट करते हैं और कौन लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। In the public sector, the government owns most of the assets and provide all the services. In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hand of private individuals or companies। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं सरकारी जो संस्थाएं हैं या सरकार जिनको चला रही है, सरकार जिनके ऊपर कंट्रोल रख रही है,
वो पब्लिक सेक्टर के अंदर में आते हैं, और ऐसी चीज़ें जो सरकार नहीं चला रही हो प्राइवेट के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में आगे। इन द प्राइवेट सेक्टर हम बात कर चुके हैं। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड। तो देखो, रेलवेज की अगर बात करते हैं तो रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो है वो सरकारी है। यहाँ पे सरकार की रेगुलेशन है, सरकार इसके ऊपर कंट्रोल करती है, और वही इसका जो पैसा है, टिकट का पैसा है, वो बढ़ाती है। इनके लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम सारा रेलवेज में सरकार ही करती है। चाहे पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। लेकिन अगर बात करें रिलायंस की या टाटा की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड है। इनके ओनर जो हैं हम जानते हैं इनके नाम। अगर आप भी जानते हैं इनका नाम तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि टाटा कंपनी के जो ओनर है उनका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ओनर है उनका नाम क्या है। तो ये लोग क्या है, इस रिलायंस कंपनी हो चाहे टाटा कंपनी हो, ये पूरी तरीके से ये लोग ही कंट्रोल करते हैं जो इनके हेड होते हैं। और इसके अंदर में जो भी चीज़ें बनती हैं उनको डिलीवरी करने का काम भी इन्हीं हेड्स का होता है या इन्हीं कंपनीज का होता है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही काम करते हैं। To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. अब जो प्राइवेट वाले हैं वो प्योरली प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो प्योरली प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करता है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। इसीलिए जो उनकी सर्विसेज का पैसा होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। तो सरकार क्या करती है कि टैक्सेस के थ्रू जो पैसा उसको मिलता है वो अपने पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, पब्लिक स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल जो हो गए, इनको चलाने के लिए, इनकी बिल्डिंग बनाने के लिए, इनके एम्प्लॉय रखने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट जो टैक्सेस के थ्रू पैसा अर्न करती है वो सब पैसा वो इन्हीं चीज़ों में लगाती है ताकि इनको अच्छी तरीके से चलाया जा सके और गरीब से गरीब लोग को सर्विसेज दी जा सकें। Modern day government spend on whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. अब हम बात करते हैं कि सरकार को जरूरत क्यों पड़ी पब्लिक सेक्टर बनाने की और क्यों जरूरत पड़ी कि वो ये सर्विसेज लोगों को दें। क्या ऐसा हुआ? देर आर, अब जानते हैं जरा इसके बारे में। देर आर सेवरल थिंग नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। वाई? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरी होती हैं, लेकिन कई बारी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, जबकि पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा तो वो सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करेगी। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि प्राइवेट सेक्टर उसको इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और कई बारी वो इतना पैसा लगा नहीं सकते हैं। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दीज फैसिलिटीज नॉट ईजी। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर दियर यूज़। तो कई बारी क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है और इतने सारे लोगों से पैसा लेना ये काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. तो जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी रोड बनाने का काम, ब्रिज बनाने का काम या जो भी काम यहाँ पे लिखे हैं वो नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने पे, वैसे तो अब होने लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करने में उसे बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। और सरकार जो है इतना बड़ा पैसा खर्चा कर सकती है क्योंकि उसे कुछ लोग को सर्विस नहीं देनी है, उसे पूरी कंट्री के लोगों को सर्विस देनी है। तो सरकार जब भी सोचेगी तो पूरी कंट्री के लिए सोचेगी, और प्राइवेट सेक्टर जब भी सोचेगा तो कुछ ही लोग को जिनसे अच्छा पैसा मिल सकता है उन्हें सर्विस देने की वो हमेशा सोचता है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। तो प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर में,
और प्राइवेट सेक्टर भी तभी ग्रो करेगा जब गवर्नमेंट उनको एनकरेज करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। एग्जाम्पल है, selling electricity at a cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rate which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. अब होता क्या है कि गांव में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोर मिल, जहाँ पे आटा चक्की होती है जो। अब आटा चक्की चलाने के लिए उतना बड़ा मशीन को जब चलाते हैं तो उसमें हैवी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो वो जितनी पिसाई का चार्ज ले रहा है लोगों से, तो उतनी उसका अगर पैसा नहीं निकलेगा तो वो क्या करेगा, लॉस में चला जाएगा। वो इतना ज़्यादा बिल भरेगा, इतना ज़्यादा मशीनरी उसने लगा रखी है, इतना सारा पैसा उसने खर्चा किया है, अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा और उसे अपनी इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो पूरी तरीके से अच्छा पैसा अर्न नहीं कर पाती हैं, गवर्नमेंट को उनको जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्ज होता है उसे कम कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, ये छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलेंगे और चलने के बाद क्या होगा, पैसा अर्न करेंगे और लोगों को सर्विस भी दे रहे हैं और पैसा भी अपना अर्न करेंगे, तो दोनों का काम आसानी से हो जाएगा। और जो भी ऊपर से खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट को उसको बियर करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को नुकसान झेलना चाहिए। Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmer at a fair price. This it store in its godowns and sell at a lower price to consumers through ration shops. तो सरकार क्या करती है, जो फार्मर प्रोड्यूस करता है, बीट हो चाहे राइस हो, उसको एक फेयर प्राइस में फार्मर से खरीद लेती है। फार्मर अगर उसे किसी दुकानदार को बेचता है या किसी और को बेचता है तो उसे उतना अच्छा पैसा उसका नहीं मिलता है। तो अगर वो सरकार को बेचता है तो उसे अच्छा खासा पैसा मिलता है उसका। इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो सरकार को जो व्हीट और राइस प्रोड्यूस कर रखा है वो सरकार को बेचे। और सरकार उनको क्या करती है कि उनको अपने गोडाउन्स में रखती है और गोडाउन में रखने के बाद उनको सस्ते प्राइस में राशन शॉप्स में बांट देती है। राशन शॉप्स का मतलब हो गया जो सरकारी गल्ले की दुकानें होती हैं, जिनको हम सोसाइटी भी कहते हैं। तो यहाँ से उन कंज्यूमर कम पैसा अर्न करने वाले हैं, उनको सस्ते दामों पर वो व्हीट और राइस जो है वो उन कंज्यूमर्स को दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, सरकार ने फार्मर की हेल्प भी कर दी और सरकार ने उन कंज्यूमर्स की हेल्प भी कर दी जो पैसा कम अर्न करते हैं। तो इससे क्या हो गया, सरकार के दोनों काम सॉल्व हो गए। यू हैव रीड अबाउट दिस इन चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। और आपने क्लास 9th में जब फूड सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये बात को देखा होगा। The government has to bear some of the cost. In this way, the government support both farmers and consumer. तो जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर करना, और पब्लिक वेलफेयर तभी हो सकता है जब वो नुकसान को झेले और लोगों को फायदा दे। There are large number of activities which are the primary responsibility of the government. और कुछ ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट को ही करने चाहिए। The government must spend on these. जैसे कुछ ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट को ज़रूर करने चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट नहीं करेगी वैसा तो कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जो हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी है, डेवलपमेंट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को तो आप उस पहले चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से जो हेल्थ है और एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है कि सरकार को हर किसी को अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन फर्स्ट चैप्टर। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, particularly elementary education, is the duty of government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. हमारे कंट्री डेवलप्ड कंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। हमारी कंट्री में जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। और अगर ये देखा जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलिटरेट जो लोग हैं वो अगर कहीं पे हैं तो हमारा कंट्री का नाम भी उसमें आता है। और अगर हमें इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करे, ताकि ये जो हमारा नाम इस चीज़ में ख़राब नाम में आ रहा है वो नाम यहाँ से हट जाए हमारा। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. और हम ये भी जानते हैं कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, नियरली हाफ मतलब 50% जो बच्चे हैं हमारी पूरी कंट्री के अंदर में, वो या तो मालनरिस्ड हैं यानी कुपोषण का शिकार हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और हमने इस चीज़ को फर्स्ट चैप्टर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पढ़ा था। और अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखें, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा और मध्य प्रदेश इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर 1000 में से कितने सारे बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। उड़ीसा में 41, एक साल के अंदर में उड़ीसा में 41 है और मध्य प्रदेश में 47 है। और ये पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम आता है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। और सरकार को ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि अगर उसे अपना जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे अच्छा करना है, ह्यूमन का डेवलपमेंट बहुत बेहतर करना है, तो उसे लोगों को अच्छा साफ पानी, अच्छा रहने की जगह, अच्छा फूड, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तब कहीं जाकर हम ये सोच सकते हैं कि हम जो हैं डेवलपमेंट की रास्ते पे चलने लग गए हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री जो में गिने जाएंगे। It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending such areas। और सरकार की ये ड्यूटी भी है कि ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ही कम डेवलपमेंट है या बहुत ज़्यादा कम जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर कर वहाँ पे उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा जाए, और इस तरीके से हम कंट्री को डेवलप होता हुआ देखेंगे। तो समिंग अप है, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो जल्दी शुरू करते हैं इसको। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स। तो हमने जाना कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 3 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी रिलेट्स टू द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और हमने जाना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कौन कौन से तरीकों के काम होते हैं। The data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to the GDP। और हमने जाना कि किस तरीके से जो पिछले 30 ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, जीडीपी में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। द एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स इन द प्राइमरी सेक्टर। और हमने ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। We have also seen what all can be done for increasing employment opportunities in the country. Another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sector। तो हमने ये भी जाना कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं कंट्री के अंदर में, और उस तरीके से हम जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जाना हमने, कि उसका क्लासिफिकेशन किया हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज में। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रोटेक्शन नेसेसरी फॉर देम। हमने जाना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काम करने वालों की प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है, ये हमने उस चीज़ में जाना। वी हैव लुक्ड एट द difference between private and public activities and why it is important for public activities to focus on certain areas। और हमने ये भी जाना कि क्यों जो है सरकार को ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और कुछ ऐसे कामों को देखे जिन कामों से वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को बहुत आसान तरीके से बना पाए। तो ये था लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें,
और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। थैंक यू।